नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। शुरुआत करते हैं कांग्रेस में मचे हंगामे की खबर से, क्योंकि उनके एक नेता पवन खेड़ा जो है उनको असम पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। द्वारका के कोर्ट ले गई यहां पर, लेकिन अब एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है और मंगलवार तक के लिए पवन खेड़ा को जमानत मिली है, ऐसा निर्देश है। पवन खेड़ा पर आरोप है, पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था और इसी पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, क्योंकि उनके खिलाफ इस मामले में असम में एफआईआर की गई। असम पुलिस पवन खेड़ा को लेकर द्वारका कोर्ट पहुंची। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के लिए ये नेता जा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा है रायपुर में। एक आपको टाइमलाइन दिखा देते हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम घटा है। तो ये दिन के 12:30 बजे की कहानी है। सबसे पहले जब पवन खेड़ा को रायपुर की फ्लाइट से उतारा गया, पवन खेड़ा को रायपुर की फ्लाइट से उतारा गया 12:30 बजे। उसके बाद इंडिगो के मुताबिक पुलिस ने उन्हें प्लेन से उतारा। उन्हें कुछ और वजह बताई गई। खेड़ा के साथ कई कांग्रेस नेता भी फ्लाइट से उतरे। 12:30 से 1:30 बजे के बीच में दिल्ली एयरपोर्ट पर हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। विमान के बाहर कांग्रेस नेताओं का धरना, पुलिस के साथ बहस करते दिखे कांग्रेस नेता। 1:30 बजे के करीब असम पुलिस ने एयरपोर्ट से पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई और 2 बजे खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 3 बजे चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस पर सुनवाई की। 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत के निर्देश दिए। खेड़ा ने माफी भी मांगी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो बिना शर्त लिखित माफी मांगेंगे, यानी कि वो ऐसी अपॉलॉजी देंगे। पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर क्लब करने के लिए भी यूपी और असम को नोटिस दे दिया गया है। तो इस पर तमाम जो नई जानकारियां आ रही हैं, जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, उसके लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। इस वक्त परिमल कुमार है मेरे साथ। सबसे पहले हम परिमल के पास जाते हैं, जो द्वारका कोर्ट में मौजूद हैं। तो परिमल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वहां पर पवन खेड़ा को लेकर पहले आई असम पुलिस, और वहां से इस समय आप हमें क्या जानकारी देते हैं। हमारे साथ उमा शंकर भी जुड़े। उमा, आपके पास आऊंगी। पहले परिमल, आपसे अपडेट। देखिए, दरअसल यहाँ पर द्वारका कोर्ट लाने से पहले असम की भी पुलिस थी, दिल्ली की भी पुलिस थी, और दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी करके भी कहा था कि असम पुलिस की तरफ से उनके पास गुजारिश आई है पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने को लेकर, तो उसी में हम सहयोग दे रहे हैं उनको, असम पुलिस को। और गिरफ्तारी के बाद जो प्रोसीजर का हिस्सा है, उनको मेडिकल करवाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले जाया गया। और अभी से करीब घंटे 1.5 घंटे पहले पवन खेड़ा को यहाँ पर लाया गया है द्वारका कोर्ट में, जहाँ पे एक बहस जो है, जो शुरुआती बहस थी वो पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी है। पवन खेड़ा की तरफ से उनका पक्ष रख रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, जो यहाँ पर कोर्ट में मौजूद हैं। लेकिन अब नगमा इस बात का इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अंतरिम जमानत को लेकर, वो डॉक्यूमेंट, वो कागज़ यहाँ पर द्वारका कोर्ट को मिले, ताकि वो अंतरिम जमानत देने की कार्यवाही जो है पूरी की जाए। तो इसी बात को लेकर फिलहाल जो है यहाँ पर द्वारका कोर्ट में इंतजार हो रहा है। जी, तो अभी वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पहुंचा है, जब उनको वहाँ से जमानत मिलेगी। और हमारे साथ मनोरंजन भारती जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो मौजूद हैं इस वक्त जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन चलने वाला है, वहाँ पर रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोरंजन भारती। ये तो जा रहे थे रायपुर ही मनोरंजन, जब गिरफ्तारी हुई है, और इससे लेकर इनकी गिरफ्तारी और पूरी कांग्रेस जो है यहाँ जुट गई इस हंगामे को मैनेज करने के लिए। इससे उस अधिवेशन में भी काफ़ी खलबली और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया होगा। वहाँ से क्या आप जानकारी हमें दे सकेंगे? देखिए, ये एक ऐसी घटना है जिसकी उम्मीद यहाँ पर रायपुर में किसी कांग्रेस नेता ने नहीं की थी। और जिस वक्त ये गिरफ्तारी हुई और जो दिल्ली में टारमैक पे देखने को मिला, जिस ढंग से कांग्रेस नेता धरने पे बैठे और उसके बाद पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया, पूरा मुद्दा जो है इस मीटिंग का आज के दिन खासकर बदल गया। और उसके बाद जब मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा का जो इंसिडेंट है और उसके पहले जो छत्तीसगढ़ में जो ईडी के छापे हुए हैं, उन्होंने इन दोनों घटनाओं को जोड़ दिया और बीजेपी पर सीधे सीधे और केंद्र सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार जो है, केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो, इसलिए पहले तो ईडी के छापे रायपुर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के यहाँ मारे गए, और उसके बाद ये पवन खेड़ा के साथ ये इंसिडेंट्स आज हुआ है। तो उसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम
होने के बाद अब स्थिति ये है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जो कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अब से थोड़ी देर में रायपुर पहुँचने वाले हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के कल आने की संभावना है। 25 तारीख को जो है वो प्रियंका गांधी होगी। पूरा रायपुर जो है उसको सजाया गया है एक तरह से इस अधिवेशन के लिए। लेकिन जो राजनीति की बात मनोरंजन में 1 मिनट के लिए आपको टोकूंगी। मनोरंजन 1 मिनट, पहले सुन लेते हैं सुरजेवाला क्या कह रहे हैं इस पर। चलते हुए जहाज को रोककर जिस प्रकार से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जबरन उतारा गया, ये असम पुलिस की, मोदी सरकार की सरेआम गुंडागर्दी का सबूत है। क्या कसूर था कांग्रेस के नेता का? अगर कोई शब्द कह भी दिए तो वो धार्मिक भावनाएं भड़काने या समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कैसे हो सकता है? कांग्रेस का महाअधिवेशन कल से रायपुर छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है। मोदी सरकार इतनी डरी है, इतनी घबराई है कि कभी तो ईडी का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और पार्टी के खिलाफ किया जाता है। कभी वहां छापे मारे जाते हैं, कभी ईडी के लोग उसी होटल में और उसी जगह रहना चाहते हैं जहां कांग्रेस के नेता रहना चाहते हैं। ये सरकार है या फिर हिटलर शाही की फैक्ट्री? और आज जिस प्रकार से एक किसी टेलीविजन पर दिए गए बयान को लेकर, वो भी जो गुजरात में दिया गया था, असम के आदिवासी क्षेत्र से एसपी, डीएसपी ने जाने किस किस अधिकारी को भेजा गया और जैसे उग्रवादियों से पेश आते हैं उससे भी बुरी तरह से कांग्रेस के नेताओं से पेश आए, ये दर्शाता है कि ये सरकार किस प्रकार से घबराई और डरी हुई है। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला जो बता रहे हैं कि कैसे सरकार का जो पूरा रवैया है वो तानाशाही, हिटलरशाही उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, और असम जो है वो कैसे केंद्र एक तरह से बन रहा है इस तरह की कार्रवाई के लिए, विपक्ष के ऊपर हमले के लिए। ये भी उन्होंने एक तरह से इशारा किया है क्योंकि पहले भी गिरफ्तारियां असम में हुई हैं, असम में एफआईआर दर्ज हुई है, असम से पुलिस यहां पर आई है गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली में। मेरे साथ उमाशंकर सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय से। कांग्रेस मुख्यालय में भी काफ़ी एक तरह से अफरा तफरी है, जैसा मनोरंजन बता रहे थे कि किसी ने वहां रायपुर में भी नहीं सोचा था कि अभी ये हंगामा होगा, और इसको जोड़ा जा रहा है ईडी के छापे वहां पे पड़े, उसके बाद पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई, ये तमाम चीजें यहां पर हैं। पर इस बीच उमा खबर ये भी है कि उन्होंने माफी तो मांगी थी और अब वो कुछ लिखित अपॉलॉजी भी देंगे, जैसा कोर्ट ने कहा है। जी देखिए नगमा, ये जो बयान है जिसके आधार पे ये मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर हुई है और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई है, 17 फरवरी को दिया गया बयान था। और उस बयान के बाद ट्वीट करके पवन खेड़ा ने लिखा था कि वो कंफ्यूज हो गए थे और एक तरह से उनसे ये गलती हुई थी। अब जो कोर्ट ने कहा है उसमें लिखित तौर पे, औपचारिक तौर पे माफ़ी मांगने की बात की गई है। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा बयान था जिसको लेकर कांग्रेस की काफ़ी आलोचना हुई और ये भी कहा गया कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को इस तरह से बिगाड़ कर नहीं बोलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ कि उनके नेताओं को भी कई तरह से पुकारा गया है, अलग अलग नामों से पुकारा गया है जो कि मर्यादा के खिलाफ रहा है। लेकिन दो गलत को जोड़ के एक सही नहीं हो सकता और ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए। लेकिन अब ये जो मामला है राजनीतिक के साथ साथ कानूनी भी हो गई है। कांग्रेस जो है राजनीतिक तौर पे पहले से लड़ाई लड़ रही थी। जब छत्तीसगढ़ में छापे पड़े, कहा गया कि ये प्रतिशोध की राजनीति है और वहाँ पे क्योंकि महाधिवेशन होना है जिसमें विघ्न डालने की कोशिश जो है वो हो रही है। और आज जिस तरह से जो टाइमिंग रही, पवन खेड़ा को जिस तरह से विमान से उतारा गया उसके बाद उनको उनकी गिरफ्तारी की गई, उसको लेकर कांग्रेस को और ज्यादा बोलने का मौका मिल गया। और क्योंकि उसी विमान में बहुत सारे और नेता और कार्यकर्ता रायपुर जा रहे थे तो धरना प्रदर्शन जो है वहीं से शुरू हो गया और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत देते हुए ये कहा कि जो दिल्ली की एक निचली अदालत जो है वो जमानत दे दे, अंतरिम जमानत दे दे और मंगलवार तक की जो मोहलत है वो दी गई है और उसके बाद उनको एक रेगुलर जमानत के लिए अपनी अर्जी दाखिल करनी होगी। तो एक बयान से जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बहस का
का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब अदालत में जाकर ठहर गया है। जाहिर सी बात है कि अभी फौरी राहत तो जरूर मिल गई है पवन खेड़ा को, लेकिन नियमित जमानत के लिए उनको अर्जी दाखिल करनी होगी। और इस बीच कांग्रेस की ये चिंता है कि जो फोकस उनका महाधिवेशन पे होना था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। हालांकि भूपेश बघेल, जिससे कि हमारे सहयोगी मरीन भारती ने बात की, उन्होंने कहा कि इससे महाधिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो सुचारू रूप से चलेगा। तो ये एक राजनीतिक लड़ाई है, साथ में कानूनी लड़ाई भी बन गई है, जिसपे कांग्रेस को अब अपना अगला दांव चलना है। नगमा जी उमा, और ऐसा शायद ये खबर आ रही है अभी कि वहाँ पर रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि आप भी बता रहे हैं उमा, और मनोरंजन ने भी बताया कि अधिवेशन पे बहुत ज़्यादा इसका कोई असर भले ना पड़े, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि क्यों आज ये कार्रवाई की गई है। कल्याण, युवा, रोजगार और शिक्षा, और तीसरा जो प्रस्ताव है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर, इन 3 प्रस्तावों पर हम चर्चा करेंगे। 26 तारीख 2 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष का अंतिम भाषण होगा और 4 बजे पब्लिक रैली हो। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। तो हम आपको अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैसे जयराम रमेश भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब बोलना शुरू कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई आज पवन खेड़ा के खिलाफ हुई है और उसके पहले ईडी के छापे जो पड़े हैं छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर, उसे लेकर कांग्रेस जो है इस वक्त हमलावर है। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं, सीनियर एडिटर लीगल, सुप्रीम कोर्ट की तमाम रिपोर्ट्स आशीष हमको समझाते बताते रहते हैं। तो आशीष, इस वक्त जो मामला है, जमानत मिल गई है लेकिन इंतजार है द्वारका कोर्ट में, तो वो हम आपसे समझेंगे कि क्या मामला है, क्या क्या कहा है कोर्ट ने। लेकिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लेते हैं। और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है, और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करके, वो भी आसान थी पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। ऐसे इंसिडेंट जो हुजूर जनता को भड़काने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका मैं खंडन करता हूँ, और ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं तो भी ये लोग हमको बोलने नहीं देते, जब हम अपनी बात बाहर रखना चाहते हैं तो उस वक्त भी बोलना चाहते हैं, हमको बोलने नहीं देते। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ादी को खत्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और इनके हाथ में डेमोक्रेसी और संविधान सुरक्षित नहीं है। इसीलिए और एक बार ऐसे लोगों के कार्रवाई के खिलाफ मैं कंडेम करता हूँ। और दूसरी चीज़, जब हमारा यहाँ पर प्लेनरी सेशन हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर ईडी की छापे, इनकम टैक्स के छापे, ऐसा कभी हुआ है? वो लोग भी कहीं अधिवेशन किए हैं, लेकिन कभी आपने सुना है उनको किसी ने धक्का लगाया, किसी ने उनको पूछा? लेकिन यहाँ हमारे इस प्लेनरी सेशन को खत्म करने के लिए, इसको नहीं होने देना, इस तरीके से वो कोशिश किए, लेकिन जनता मजबूत है, और छत्तीसगढ़ की जनता और चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम उनके साथी मिनिस्टर्स, सभी लोग एक होकर सरकार का भी मुकाबला कर रहे हैं, और ये हमारा प्लेनरी सेशन यशस्वी बनाने के लिए पूरा वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद।
आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को। आशीष भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। पवन खेड़ा को मंगलवार जमानत के लिए कह दिया गया है कि मंगलवार तक इस समय कोर्ट में, शायद द्वारका कोर्ट में इंतजार है कि वो वहां पे पहुंचे। तो क्या क्या कोर्ट ने कहा है? टिप्पणी कोर्ट ने ये भी की है कि जो जिस तरह की कार्रवाई हुई और जो एफआईआर क्लब करने की बात है उस पर क्या डिटेल्स हैं? कोई ऑडियो तो सुना दो, टॉकबैक। आशीष, आपको आवाज नहीं आ रही है हमारी? तो आशीष भार्गव से हम बात करने की कोशिश करेंगे दोबारा से। आशीष से जानकारी लेंगे कि कोर्ट में भी क्या हुआ है। ये भी है कि एफआईआर अलग अलग भी हुई हैं, एफआईआर को क्लब करने की बात भी है। और जो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा था, एक तो अपमानजनक बयान है जो पवन खेड़ा के, लेकिन उस बयान में क्या कोई धार्मिक एंगल है, ऐसा इस तरह की बात भी उठी है। आशीष, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि कोर्ट में किस तरह की दलीलें इस पे आई जो सुनवाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी आए थे। वो कह रहे थे कि ज़रूर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, वो खुद मानते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग दी थी और ये जुबान उनकी फिसल गई थी। लेकिन ये केस ऐसा नहीं है जिस पर आप ऐसी धाराएं लगा दें जिसमें समुदाय को भड़काने की, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं इसमें लगा दें। और ये केस ऐसा नहीं है जिसमें गिरफ्तारी हो या कानूनी कार्रवाई इस तरीके से हो। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी असम सरकार से पूछी कि क्या ये केस ऐसा है जिसमें जो धाराएं आपने लगाई हैं किस तरीके से आप ये साबित करेंगे कि इनके पीछे क्या आधार है, ये पूछा था। हालांकि असम सरकार विरोध कर रही थी कि गिरफ्तारी ठीक है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। उन नीचे ट्रायल कोर्ट में जाए, ट्रांजिट रिमांड पे उनको लेके जाया जाएगा असम, और वहाँ पर जाएं और अपने उपाय, कानूनी उपाय जो हैं वो करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दखल दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मंगलवार तक दी है। सोमवार को एक अहम सुनवाई है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ये केस कहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे और उसके बाद नियमित जमानत के लिए पवन खेड़ा अपनी अर्जी लगा सकेंगे। आसाम पुलिस उनको नहीं ले जा पाएगी असम। और बहुत बड़ी राहत हम इसको कहेंगे, एक असाधारण हियरिंग यहाँ पर हुई जो आमतौर पर इस तरीके से तुरंत कार्रवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन एक बात साफ किया है कि जो पहले से जिस तरीके से वो करते आए हैं कि एक जगह एफआईआर कर देते हैं, उतने सीमित मामले में वो दखल देंगे और उसी सीमित मामले में ट्रांसफ़र होंगे, यानी ये मामला सुनवाई पे होगा। इसके अलावा जो जमानत और बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो निचली अदालत में होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बहुत बड़ी राहत है, द्वारका कोर्ट से उनको जमानत मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर सोमवार को सुनवाई होगी और फिर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस मामले को कहाँ, कौन सी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा, सब मामलों को जोड़कर, और वहाँ पर फिर ट्रायल कोर्ट में जाके, निचली अदालत में जाके पवन खेड़ा अपनी रेगुलर जमानत, नियमित जमानत की अर्जी, इनको द्वारका कोर्ट ले जाया गया है ना आशीष, उनको द्वारका कोर्ट ले जाया गया है। तो ये जमानत आज के आज वहाँ पर अभी भी इंतजार है कि ये जो जमानत मिली है उसकी वो चिट्ठी पहुँच जाए वहाँ पर, तो ये आज हो जाएगा। जी देखिए, ये 3 बजे सुनवाई हुई है, यहाँ पर साइन होंगे जजेस के, उसके बाद वो जो आदेश है वो वहाँ पर पहुँचेगा ट्रायल कोर्ट में और उसके बाद वहाँ पर ट्रायल कोर्ट उनको अंतरिम जमानत दे देगा। क्योंकि एक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा वक्त लगता है पहुँचने में, सर्टिफाइड कॉपी भी होती हैं कोर्ट की, साइन जजों के 3 जज थे उनके साइन होना ज़रूरी है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन वो आदेश पहुंचने के बाद अंतरिम जमानत पर ट्रायल कोर्ट को रिहा करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो सोमवार को होगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जब तय करेगा उसके बाद मंगलवार को अपनी नियमित जमानत वहाँ पर याचिका दाखिल कर सकते हैं पवन खेड़ा। बहुत बड़ी राहत उनके लिए है कि कहाँ तो आसाम पुलिस उनको असम ले जाती, कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, आसाम पुलिस असम भी नहीं ले जा पाएगी, जमानत पर रिहा भी हो गए हैं, ना वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे ना वो पुलिस हिरासत में रहेंगे, वो अंतरिम जमानत पर रिहा होंगे। बहुत बड़ी राहत। और साथ साथ आपको ये बताने की जरूरत है कि आखिरकार क्यों ये राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से कहता आया है कि जो पर्सनल लिबर्टी होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको कर्टेल यानी उसका हनन अगर होता हो तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर दखल देता है, क्योंकि वो दिन आप वापस नहीं ला सकते, वो जो आज़ादी के दिन है वो वापस आप नहीं ला पाते। इसलिए ऐसे मोड पर सुप्रीम कोर्ट या देश की अदालतें दखल देती हैं और वही काम सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है। एक बैलेंस ऑर्डर किया है, एक अंतरिम राहत दी है और ये बताया है कि फिलहाल उनको जेल में आसाम ना भेजा जाए, क्योंकि एक सवाल ये भी था कि खुद सीजीआई ने ये कहा था कि अगर उनको आसाम ले जाने की इजाज़त दे दी तो आसाम की अदालत में जाएंगे, वहाँ पर उनकी बेल कैंसिल होगी तो आसाम गुवाहाटी हाई कोर्ट जाएंगे,
फिर उनको चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए हम पहले ये तय कर देंगे कि ये मामला कहाँ एक जगह चलेगा और उसके बाद आप करते रहिए, इसलिए उनको अंतरिम जमानत दी है। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि एक राजनीतिक केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने कानूनी अधिकार के तहत, जो अधिकार उसके पास हैं उसके अधिकार के तहत इस मामले में अंतरिम जमानत दी है, लेकिन अपने पास सीमित मामला रखा है सिर्फ एक जगह केस सारे ट्रांसफर करने का, क्योंकि एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये सारे केस अलग अलग जगह एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो निश्चित तौर पर सोमवार का दिन काफ़ी अहम होगा सरकारों के लिए भी और पवन खेड़ा और कांग्रेस के लिए भी। जी धन्यवाद आपका आशीष। तो ये मामला पवन खेड़ा का है। अंतरिम जमानत उनको मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से और एक बड़ी राहत उन्हें मिली है। जैसा हमें आशीष भार्गव बता रहे थे, सोमवार का दिन इसके लिए बहुत अहम होगा। जमानत की जो ऑर्डर होंगे उनके ऊपर दस्तखत होंगे जजेस के और उसके बाद वो द्वारका कोर्ट पहुंचेगी तो उन्हें जमानत मिलेगा। लेकिन इस बीच उन्हें किसी तरह की जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, तो बड़ी राहत है पवन खेड़ा को। तो एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में और उसके बाद बात करेंगे एमसीडी के दंगल की। क्यों आप और बीजेपी भिड़ गई है दिल्ली में और ये एमसीडी चुनाव को लेकर इतना बड़ा हंगामा क्यों है। दिल्ली एमसीडी के सदन की कार्रवाई सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और आखिरकार स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया। इसी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए रात भर दिल्ली विधानसभा में हंगामा होता रहा। रह रहकर ऐसा लग रहा था कि ये जो विधानसभा है ये एक कुश्ती का अखाड़ा बनी हुई है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान पूरे देश ने शर्मनाक तस्वीरें देखी, जहां जनता के ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो सदन की मर्यादा क्या कोई भी ख्याल नहीं करते हुए खुलेआम मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे थे। इस तरह से झगड़ा कर रहे थे जैसे सड़क पर झगड़ते हैं। सदन में रात में जबरदस्त धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई, मारपीट तक हुई। एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे। तमाम पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी, टेबल पर पार्षद चढ़ गए और इस भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कल भी कई बार स्थगित हुई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ वहां की। ये जो रात भर वहां पर हंगामा हुआ है जिसमें एक दूसरे को लोग धक्का लगा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, पानी की बोतल फेंक रहे हैं, ये तमाम चीजें हुई हैं दिल्ली विधानसभा में। लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा हंगामा हुआ क्यों, जबकि मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव कल शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था। बीजेपी का दावा है कि जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा था तो आप पार्षद बैलेट बॉक्स तक अपने साथ मोबाइल लेकर गए, जो सीक्रेट बैलेट यानी कि गोपनीय मतदान कराने की प्रक्रिया के खिलाफ है। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है या जो स्टैंडिंग कमेटी है वो क्यों अहम है, क्योंकि असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति होती है। स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव बाकी है। आपने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के पास तीसरे उम्मीदवार के लिए 3 वोट कम है। मेयर डेप्यूटी मेयर के चुनाव का इशारा 3 वोट मैनेज हुए हैं। ऐसा हुआ तो बीजेपी और आपको 3-3 सीटें यानी कि 1 सीट आम आदमी पार्टी जो है वो हार सकती है। तो इसे लेकर जो है ये पूरा हंगामा रहा है। आपको ये भी दिखा दें तस्वीर कि किस तरह से एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे यहाँ पे जो पार्षद हैं। बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं देवेंद्र, यमुना विहार से वो बीजेपी पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत कुछ हैरान नहीं करती है बात तस्वीरें, क्योंकि ये बहुत आम नज़ारा था वहाँ पर। और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं 3 मेहमान हैं। आरती मेहरा हैं मेरे साथ, उस बीजेपी की नेता प्रियंका कक्कड़ हैं जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, और हमारे साथ मनोज मिश्रा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो ये जो हमने हंगामा देखा कल, आरती जी आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? मतलब आम आदमी पार्टी के हो नेता या बीजेपी के नेता हो, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे। ये चुने हुए लोग हैं आरती जी, जो जनता ने चुनकर भेजी है। शर्मनाक थी ये तस्वीरें, नहीं लगता आपको? बिल्कुल, बहुत ज्यादा शर्मनाक। मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ होगा और बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से कल का पूरा एपिसोड हुआ, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी जीत हुई है,
आते हैं, मेयर का इलेक्शन शुरू होता है, उस समय तक आप सभी पार्षदों का मोबाइल बैन कर देते हैं। सभी बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने मोबाइल जमा करा के अंदर आते हैं। मेयर का चुनाव बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत शांति प्रियता से। डिप्टी मेयर का बहुत आराम से हो जाता है। इनकी 7 वोट क्रॉस हो जाती है। नगमा जी, सुनने की बात है, अब इनकी 7 वोट जब क्रॉस हो गई तो इनमें इतनी हलचल और फ्रस्ट्रेशन और रेस्टलेसनेस और एक डर हुआ कि इन्होंने ये आदेश दे दिया कि आप कैमरे से फोटो खींचेंगे और आकाओं को भेजेंगे, जिसको भी भेजना है। ठीक है जी। ये तो सीक्रेट बैलेट है। सीक्रेट बैलेट सारा हंगामा जो है आरती जी वो फोन की वजह से शुरू हुआ। तो वो बिल्कुल क्लियर है कि आप सीक्रेट बैलेट को आप उसको फोन खींच रहे हो, फोन खींच के उसको फॉरवर्ड कर रहे हो, फोटोग्राफ खींच रहे हो। मतलब क्या आपने उस मिनट क्यों किया स्टैंडिंग कमेटी में? तो आपको डर था, इसीलिए था ना? प्रियंका कक्कड़, आप लोगों को डर था, ये फोन का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्या लगता है आपको, ये हंगामा हुआ क्यों जब मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो गया? तो नगमा जी, सभी को नमस्ते। नगमा जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भाजपा के पास सारी नकली डिग्रियां हैं और उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। साफ साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि मेयर का, डेप्यूटी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक ही दिन होगा। ये बेतुकी बातें करके स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव स्थगित कराना चाहते थे। इन्होंने आपके नेशनल टीवी पे फिर झूठ बोला, पर खैर भाजपा है, कोई बात नहीं। कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। हमें 150 वोट मिले और 150 मिले, इनको 3 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। कांग्रेस के जो 9 पार्षद थे उनमें से एक पार्षद ने वोटिंग डाली पार्टी के निश्चय के विपरीत जाकर, 1 वोट इनको वो एक्स्ट्रा मिला है और 2 शायद इंडिपेंडेंट काउंसलर के एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है। अब ये मतलब कोई भी कैलकुलेट कर ले भाजपा के अलावा, क्योंकि भाजपा को थोड़ा सा लेकिन जो आरती जी कह रही थी फोन के इस्तेमाल की बात, प्रियंका अगर उस पर आ जाएं आ रही हूँ नगमा जी। हाँ, उसमें मुझे इनका एलिगेशन समझ नहीं आया। हमारे 150 वोट जो हमें पढ़ने थे पढ़े, अब हम क्या, हमारे आम आदमी पार्टी वाले क्या भाजपा वालों को भेज रहे थे? क्या भाजपा वाले, देखिए ऐसा है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, हमारे किसी भी पार्षद ने कोई फोटो नहीं खींची, कहीं कोई फोटो नहीं दी। आरोप ये है कि वो बैलेट बॉक्स तक फोन लेकर जा रहे थे। फोन तो दोबारा क्यों? सीक्रेट बैलेट जब डिप्टी मेयर में नहीं, जब डिप्टी मेयर में नहीं तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों? आरती जी को कहिए, फिर तो सीसीटीवी कैमरा लगा देते ना। आरती जी को बोलिए सीसीटीवी कैमरा लगा देती। आरती जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आरती मैम प्लीज, काला अक्षर भैंस बराबर। आप सुनिए मैम, एक काम कीजिए कि मैं तो आपको गारंटी दे रही हूँ कि हमारे किसी पार्षद ने कोई फोटो नहीं भेजी। आपका कोई पार्षद है जिसने क्रॉस वोटिंग करके हमें दिया हो तो ठीक है। कंप्लेंट कीजिए। एक बार मनोज मिश्रा जी को यहाँ पे लाना चाहती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ हैं। आप दोनों का एक दूसरे पर आरोप है। मनोज मिश्रा जी, जिस तरह के दृश्य दिखे हैं कल एमसीडी सदन में, उसको लेकर आगे तो बहुत ही लोगों को भी लग रहा है कि ये किस तरह के पार्षद हैं, क्या किनको हम चुन के ला रहे हैं, या क्या हंगामा है? इस तरह की मारपीट और शर्मनाक हरकत, लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं, तो इतना क्या महत्वपूर्ण है? मनोज जी, आपसे समझना चाहूंगी इस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में इसको लेकर इतना हंगामा क्यों हुआ, क्या है एट स्टेक? जैसे शुरुआती वक्तव्य में नगमा जी आपने बताया, वास्तविकता ये है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और मामूली वोटों के अंतर से स्टैंडिंग का एक मेंबर बढ़ जाएगा भाजपा का। जोनल कमेटियों में मनोनीत सदस्य वोट करेंगे, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है जी, इसमें रोक है। तो मुझे लग रहा है कि ये खतरा आम आदमी पार्टी को अभी भी है कि कहीं स्टैंडिंग में वो अपना बहुमत कर लेंगे। नगर निगम का विधान में मेयर और डिप्टी मेयर को कोई अधिकार नहीं है, एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं है, वो सेरेमोनियल पद है। सारे अधिकार जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी को है। स्टैंडिंग कमेटी शुरू से ही जी नगर निगम में सबसे पावरफुल कमिश्नर होते हैं। मेन पावर है, सारी जो पावर है वो सारी लड़ाई जो है वो ये इनको ये लग रहा है कि मेयर भले चुन गया, बीजेपी को लग रहा है कि लेकिन पावर असली स्टैंडिंग में है तो हम उसे कब्जाएं। और जो दृश्य दिखा है ये तो मुझे लग नहीं रहा है कि आगे नगर निगम ढंग से चलेगी या वहां कोई दिल्ली और
दिल्ली के लोगों के लिए कोई ढंग के फैसले दिल्ली या दिल्ली के लोगों के लिए किस तरह के फैसले हो पाएंगे, इस पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जो खींचतान यहाँ पर नगर निगम में मची हुई है उसे देखकर बहुत जाहिर है कि चिंता का विषय है जो हंगामा हुआ है। इतना ही समय इस वक्त मेरे पास इस पर बातचीत के लिए। धन्यवाद आप तीनों लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और उसके आगे बात करेंगे कि क्यों पंजाब में इतना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। अजनाला में सिख संगठन किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहा है। पंजाब के अजनाला में सिख संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने खूब हंगामा किया है। उनकी मांग ये है कि उनके एक सहयोगी तूफान सिंह को रिहा किया जाए और अमृतपाल सिंह के खिलाफ एफआईआर रद्द की जाए। कल ही उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि आज वो अजनाला में प्रदर्शन करेंगे तो हजारों की तादाद में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने तलवारें हाथों में ली हुई थी। उन्होंने पुलिस का बैरिकेड तोड़ा। पुलिस ने 17 फरवरी को अमृतपाल और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। वैसे अमृतपाल सिंह पर अमित शाह के खिलाफ अभद्र बयान देने का भी आरोप था, जिससे उन्होंने इनकार किया है। रायपुर में कल से कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा है, जिसके लिए वहां पे तमाम नेता कांग्रेस के जो हैं वो जुट रहे हैं। नेताओं के रंगारंग स्वागत की वहां तैयारी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के रंग, आदिवासी नृत्य समेत कई अनगिनत रंग देखने को मिल रहे हैं। रायपुर के इस कांग्रेस अधिवेशन में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डांस आए हैं। ये है कर्मा डांस, कर्मा 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 है जी, बस तरिया कर्मा। तो ये किस मौसम में किया जाता है, क्यों किया जाता है? कर्मा का अनेकों विधा है ना। बिलासपुरिया कर्मा, बस्तरिया कर्मा, देवार कर्मा। ये कर्मा 12 महीना होता है। जब जब किसान अपने मनोरंजन करना चाहता है तब तब कर्मा करते हैं। 12 महीना कर्मा होता है। आज क्यों डांस कर रहे हैं? आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत में आए हैं हम लोग जी। खड़गे जी आ रहे हैं, सोनिया जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। कौन सा डांस कर रहे हैं? आदिवासी। क्या होता है ये? छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस डांस है और पारंपरिक डांस है, आदिवासी डांस। कब करते हैं, किस मौसम में करते हैं? कब करते हैं? शुभ अवसर पर करते हैं। कोई भी शुभ अवसर रहता है तो अतिथि का आगमन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है। रायपुर में जो नेता आ रहे हैं अधिवेशन के लिए, जो भी लोग यहाँ पे डेलीगेट शामिल होने के आ रहे हैं, ये जो रोड है, जो एयरपोर्ट वाली रोड है, आप देख सकते हैं इसी तरह से जो है अलग अलग चीज़ें आपको इस रोड पे देखने को मिलेंगी। ये कठपुतलियाँ हैं जिसके बारे में इसमें लोग हैं। मैडम यहाँ पे खड़ी है, क्या है ये? कठपुतलियाँ हैं, ये बिलासपुर से आई हैं और छत्तीसगढ़ में पूरे राज्य में ये जन जागरूकता का काम करती हैं। विशेष रूप से शिक्षा हेतु कठपुतली के तहत हमने इसे तैयार किया था। आज इसलिए आए हैं कि हमारी सरकार का इतना बड़ा महाधिवेशन होने जा रहा है, तो कठपुतलियाँ भी इस खुशी में शामिल हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने आए हैं कि विलुप्त होती कला को सिर्फ आप ही बचा सकते और संरक्षण दे सकते।